हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1 नवंबर 1913। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या था? तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। गदर पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो इसका नया नाम कैसे पड़ा, यानी गदर पार्टी कैसे पड़ा? तो गदर पार्टी नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, के लॉन्च के बाद अपनाया गया था। गदर पार्टी नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर के लॉन्च के बाद अपनाया गया था। ठीक है, गदर जो थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गदर पत्रिका का पहला अंक किसमें प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था और आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष थे और इसे औपचारिक रूप से 1948 में भंग कर दिया गया था। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में किसने किया था? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसे भंग कब किया गया? तो 1948 में इसको भंग कर दिया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। इसकी पत्रिका कौन सी थी? तो गदर, जो क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी और पहला अंक किसमें प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। पहला है, लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता के बाद लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया, ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है। दूसरा है, इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। ये भी आपका करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। नहीं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। सभी कैदियों को नहीं रिहा किया गया था, सिर्फ किसको किया गया था? जो अहिंसक कैदी थे। ठीक है, अहिंसक कैदी को रिहा किया गया था। ठीक है, सभी को नहीं, इसलिए गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें गलत ही पूछा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समझौते के तहत सरकार ने अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हुई थी। ठीक है, सभी कैदियों को नहीं रिहा किया गया था, जबकि अहिंसक कैदियों को रिहा किया गया था। ठीक है, इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया था। ठीक है, इस समझौते के तहत नमक बनाने का अधिकार दिया गया तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। ठीक है, और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में भारत आया था, ये करेक्ट है आपका। दूसरा है, इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे, ये भी आपका करेक्ट है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा है, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि डोमिनियन राज्य का दर्जा देना इसका उद्देश्य था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना नहीं था। देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे, और ये क्रिप्स मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में भारतीय सहयोग हासिल करना इसका उद्देश्य था। भारत में संवैधानिक सुधार लाना भी इसका उद्देश्य था। भारत को एक नए संविधान के जरिए स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, और भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना इसका उद्देश्य था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये असफल भी हो गया था। ठीक है, इसके बाद कौन सा मिशन आया था? तो इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी कहा जाता था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। देखिए, ये भी पूछा जाता है, जो आपका दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो गया में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, CR दास स्वराज पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे? सचिव यानी महासचिव थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और CR दास इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी।
पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। पहले इसका नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ इसका नाम था, जिसे 13 सितंबर 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। ठीक है, इसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए। इंपॉर्टेंट है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे इसके पहले? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना 1932 किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर यानी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, और किस वजह से स्थगित हुआ था ये? तो ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसे शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने यह शुरू किया था। ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस सत्र के अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य थे। इंपॉर्टेंट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1920 में जो असहयोग का प्रस्ताव था ये किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने प्रस्तावित किया था। देखिए, जितने पॉइंट है उतने प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, सभी को पता है, जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी इसमें शामिल थी। 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिलेगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है ये। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ये, और इसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था, और वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922। ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आप सभी को पता है पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, लेकिन यह अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? ये भी ध्यान रखिएगा, तो कलकत्ता में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। देखते हैं इसके बारे में। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रहमतुल्लाह एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, रहमतुल्लाह एम सयानी। और ये ध्यान रखिए, ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये पूछा गया था एक बार बीपीएससी के द्वारा, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे, और इन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वंदे मातरम गीत की बात करते हैं, तो इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। ठीक है, और यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? अब की बार पूछा गया था, तो 1882 में यह प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा इसे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। ठीक है,
और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गीत को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रगान है यानी जन गण मन, इसको पहली बार कब गाया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो 27 दिसंबर 1913 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था राष्ट्रगान को। और जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। भारत सेवक समाज इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में पूछा गया था ये। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज का गठन पूरे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय मिशनरियों को भारत की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और केवल संवैधानिक तरीके से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना इसका क्या था, उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक विरोधी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा भी कहा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये किसके राजनीतिक गुरु थे, किसके राजनीतिक गुरु थे ये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है ये। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। पहला है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष था, बिल्कुल सही है ये। तो धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण हुआ, ये भी करेक्ट है। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब कारण थे भारत में उग्र राष्ट्रीयता के। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित की थी। इंपॉर्टेंट है, TRE 3 में पूछा गया था, जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, पटना वीमेंस कॉलेज यानी महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। पटना कॉलेज पूछा गया है, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना वीमेंस कॉलेज यानी महिला कॉलेज 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और पटना हाईकोर्ट की बात करें, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1906 में। ठीक है, इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। देखिए रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था, 1 मई 1897 में इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, स्वामी विवेकानंद ने। कब, 1897। ठीक है, वेल्लूर में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कह रहा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी HSRA रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये ऑप्शन है फणींद्र नाथ घोष ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कब? 1928 में। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार से इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति कौन थे? तो फणींद्र नाथ घोष इसमें शामिल हुए थे। देखिए, ये तो आपका HSRA है, एक आपका HRA था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है माचिस बनाने का सबसे पहले प्रयास कब किया गया था? माचिस बनाने का सबसे पहले प्रयास कब किया गया था? देखिए, ये प्रश्न मैंने बिहार SCRT क्लास 8 साइंस की बुक से लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। माचिस बनाने का सबसे पहले प्रयास कब किया गया था? तो 1680 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं जो बुक में दिया है। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। पहले जो है आग कैसे जलाया जाता था? जो चकमक पत्थर होते थे उसे रगड़ कर जलाया जाता था। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। जो पहले माचिस थी उसमें सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता था, जो क्या था? बहुत खतरनाक था। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1680 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अब जो माचिस प्रयोग होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस जो है अपने आप आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, रगड़ने पर पकड़ता है। ठीक, अपने घरों में माचिस की डिब्बी आप देख सकते हैं, उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। देखिए, जो आपका उस पर लगा होता है डिब्बी पर तीली जो होती है उस पर जो नोक पे लगा होता है क्या होता है? वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। जो डिब्बी होती है उस पर रगड़ने वाला जो एरिया होता है उस पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस लगा होता है और सल्फर लगा होता है, और थोड़ा बहुत उस पर कांच के टुकड़े भी लगाए जाते हैं उसमें। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती हैं। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए माचिस की तीली पर कौन सा रसायन लगा होता है तो पोटेशियम क्लोरेट होता है, और डिब्बी पर जो होता है इसमें क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मोम डैश का एक जटिल रासायनिक यौगिक है। जो मोम होता है ये किसका जटिल रासायनिक यौगिक होता है? तो इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडा एसिड जो अग्निशामक यंत्र यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, एक तो पहला हो गया। आप सभी को पता है कि आग बुझाने के लिए क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, ठीक है, तो उसमें भरा होता है उच्च दाब पर। दूसरा, जिसमें कांच के एक शीशे में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। करा दूसरा जो प्रकार होता है अग्निशामक यंत्र का, उसमें कांच के शीशी एक शीशी में अम्ल रखा होता है। अम्ल क्या रखा जाता है, अम्ल की जगह पे H2SO4 रखा जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाता है। और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये जो आपका कांच का ये लगा है ना, इसमें क्या होता है, आपका H2SO4 होता है, यानी इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं आप लोग, इसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब ये टूटता है तो ये क्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये आपका क्रिया हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। करा किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। देखिए ये सब प्रश्न SCERT से लिया मैंने, इंपॉर्टेंट है ये। तो नीला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला। समझते हैं इसको हम लोग। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए कौन कौन से, बाहरी भाग होता है, मध्य भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। देखिए जो बाहरी भाग होता है, यहाँ पे चित्र में देखिए, जो बाहरी भाग होता है ये हल्का नीला होता है और ये अदीप्त होता है, ठीक है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होती है और ये सबसे गर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन होता है, बाहरी क्षेत्र है और ये नीला होता है। उसके बाद बीच वाला क्षेत्र होता है, ये कम गर्म होता है, ठीक है, बीच वाला क्षेत्र कम गर्म होता है ये, और ये आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है और इसका रंग क्या होता है, देखिए पीला होता है। और ये जो यहाँ ये वाला एरिया होता है, तो ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है और ये कैसा होता है, तो ये काला होता है और सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। बाहरी भाग क्या होता है, नीला होता है। देखिए कई बार पूछा भी गया कई सारे एग्जाम में, ये बाहरी भाग नीला होता है और अदीप्त होता है। जो मध्य भाग होता है ये पीला होता है, चमकीला होता है और यही दिखता है, ये दीप्त क्षेत्र होता है। जहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता, बीच में इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी कम मिल पाता है। आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, यह काला रंग का होता है। जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो नज़दीक होता है और काले रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यह पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद सबसे कम, उसके बाद कम गर्म, उसके बाद सबसे कम, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स के संचरण का तरीका है। चिकन पॉक्स के संचरण का तरीका पूछ रहा है, कौन सा है। चिकन पॉक्स जो होता है ये वायु से भी फैलता है और सीधे संपर्क से भी फैलता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, वायु और सीधे संपर्क, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग ये जीवाणु से होता है, ठीक है। और किससे फैलता है, ये वायु से फैलता है। खसरा ये वायरस से होता है, नहीं विषाणु से होता है, और ये भी आपका वायु से होता है। चिकन पॉक्स देखिए ये किससे होता है, विषाणु यानी वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, किससे होता है ये भी ध्यान रखिए, किससे फैलता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वायु और सीधे संपर्क से फैलता है एक दूसरे में। पोलियो जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। ये वायरस होता है और किससे फैलता है, ये वायु और जल से दोनों फैलता है। हैजा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। तो ये आपका जीवाणु से होता है और फैलता किससे है, जल और भोजन से फैलता है ये। हेपेटाइटिस ए ये भी पूछा गया था, वायरस से होता है ये और जल से फैलता है। मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ से होता है और ये मच्छर से फैलता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये NCERT में भी दिया है और SCERT दोनों में दिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है इससे वर्षा कब होती है, तो शीत ऋतु में से वर्षा होती है। और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसे वर्षा होती है, तो तमिलनाडु तट,
सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दक्षिण आंध्र प्रदेश, ये भी करेक्ट है। और दक्षिण पूर्व कर्नाटक, यहाँ पे भी इससे वर्षा होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है। हालांकि इस मानसून की शुरुआत की समान तिथि 20 अक्टूबर के आसपास होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान रखिएगा, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। और इससे वर्षा कब होती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में इससे वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून देश के 36 मौसम प्रभागों में से केवल 5 प्रभागों, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, जिसमें पुडुचेरी भी शामिल है, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में ही वर्षा करता है। देखिए, तमिलनाडु में इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा इससे जो है तमिलनाडु में होती है, और केरल में भी होती है इससे, तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत होती है, रायलसीमा गुजरात वगैरह में भी इससे बारिश होती है, और दक्षिण कर्नाटक में भी इससे बारिश होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट आपको पता है, ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाला जो एरिया है पश्चिमी घाट, और इधर वाला क्या है? पूर्वी घाट। तो कह रहा पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? पहला है, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कह रहा जो पश्चिमी ढाल है उस पर जो है, जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी ढालों पर, पश्चिमी घाट के जो पश्चिम ढाल है, यानी इस साइड वाला जो ढाल है पश्चिमी घाट, मान लीजिए ये पश्चिमी ढाल है, इधर वाला ढाल है, कह रहा इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और जो पूरब वाला ढाल है उसमें कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये आपका क्या है? करेक्ट है, यही आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसको समझते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढलानों पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भौगोलिक प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों को वर्षा की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्राप्त होती है। जो पश्चिमी ढलान है पश्चिमी घाट का, यानी पश्चिम की ओर जो ढलान है, वहाँ पे क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। इसलिए कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? जहाँ पे वर्षा अधिक होगा और तापमान अधिक होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे पश्चिमी ढलानों पर ये पाया जाता है, ठीक है। इन वर्षावनों में सघन वनस्पति, उच्च जैव विविधता और बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, ये क्या होता है? यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है, ये वृष्ट छाया प्रदेश हो जाता है, और यहाँ पे वर्षा क्या होता है? बहुत कम हो पाती है। इसलिए यहाँ पे कौन सी वन पाए जाते हैं? तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और पर्णपाती वनस्पति यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी ढलान पर क्या पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, और जो पूर्वी ढलान होता है वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किससे नहीं गुजरती है? किस महाद्वीप से? तो यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। देखते हैं इसको। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, ठीक है। और ये किससे किससे गुजरती है? तो ये आपका क्या हो गया? साउथ अमेरिका हो गया, ठीक, ये अफ्रीका हो गया, और ये वाला का एशिया हो गया। तो 3 महाद्वीप से यह गुजरती है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, ठीक। दूसरा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा ये उत्तरी अमेरिका, ये वाला कर्क रेखा देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका है पीला वाला, और ये आपका एशिया है। तो ये भी आपका 3 से गुजरता है, ठीक। मकर रेखा, ये नीचे वाला मकर रेखा है, देखिए ये वाला मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। और ये जो आपका दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका है, और ये आपका क्या? अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका 3 से होकर गुजरती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए कुछ जलप्रपात की बात करते हैं। कावेरी नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है ये। गोदावरी सोमेश्वर जलप्रपात, जिसे दूध सागर जलप्रपात भी कहते हैं, किस नदी पर है ये? गोदावरी नदी पर है। कोयली घूघर जलप्रपात, ये महानदी पर है ये।
कुंचिकुल जलप्रपात वाराही नदी पर है, और जूंग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पे होता है? वायु दाब यानी जो वायु का दबाव होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन बी, समुद्र तल पर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब क्या होता है? कम होता है। देखिए जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, और ये आपका क्या है? समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। तो देखिए यहाँ पे जो वायु है, ठीक है, दबाव यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए दबाव यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एरिया आपका कम है, इसलिए दबाव वायु का क्या होता है? कम होता है। इसलिए जैसे ऊंचाई पे जाते हैं हवा का दबाव क्या होता है? कम होता चले जाता है। तो इसलिए समुद्र तल पर जो होता है ये दबाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की है? करा कौन सी विशेषता जो है काली मिट्टी की है? देखिए पहला है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में यह उष्णकटिबंधीय चरनोजम नाम से जानी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका काली मिट्टी है इसे चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। करेक्ट है ये, ठीक है। गीली होने पर या चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। काली मिट्टी जब गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और जो सूख जाती है इसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में से करेल कहा जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में से करेल कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी विशेषता जो है काली मिट्टी की है। देखते हैं इसके बारे में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, सभी पता है ये, ठीक है। और इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसका विस्तार गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी है, और उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा कार्बनिक तत्वों की कमी भी पाई जाती है, ये सब ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की मृदा में कपास, सूर्यमुखी, खट्टे फलों तथा तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा उपयोगी ये किसके लिए होती है? कपास के लिए होती है ये, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अतः गीली होने पर यह चिपचिपी तथा सूखने पर यह दरार युक्त हो जाती है, और इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है, और स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक विस्तार का जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, दक्कन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपका जो पूछ रहा है गलत कथन है। पहला है, प्राचीन जलोढ़क को खादर तथा नवीन जलोढ़क मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नहीं, देखिए जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बांगर कहा जाता है, जो पुरानी होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खादर कहा जाता है। उल्टा दिया है, तो ये आपका क्या है? गलत है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए पहला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये आपका करेक्ट है। इसमें आपका यह मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिल आदि की खेती के लिए उपयुक्त, ये करेक्ट है। तो इसमें गलत पूछा है कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, उल्टा दिया हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं पाए जाते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है किसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं पाए जाते हैं। टीआरई 2 में से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। किसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं पाए जाते हैं? मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया, देखिए ये वाला क्षेत्र मैप में, देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। तो इसमें आपका कौन आएगा? हरियाणा भी आएगा, यहाँ पे गुजरात में भी होगा, राजस्थान भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैप समझ लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन में कई तरह के घास और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें आपका बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी और पलास के पौधे पाए जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय और कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले पेड़ हैं।
इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने में और लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। देखिए ये सब प्रश्न एनसीईआरटी से मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, ठीक है। ये उत्तर पश्चिमी हिमालय और कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले पेड़ हैं। इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने और लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। कौन सा पौधा है? तो ये सफ़ेद विलो, ठीक है, ऑप्शन सी सफ़ेद विलो। नेक्स्ट है निवर्तित यानी लौटते मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। लौटते हुए मानसून के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है निवर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। नहीं, अरब सागर से नहीं ग्रहण करता, ये जल कहाँ से ग्रहण करता है? तो ये बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करता है। तो ये पहला आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला आपका गलत है। दूसरा, यह अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र में वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल करेक्ट है ये। इसके कारण नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। नहीं, देखिए, हाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके कारण नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट यानी जो तमिलनाडु को तट है वहाँ पे वर्षा होती है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दो भी सही है आपका, उत्तरी सरकार यानी उड़ीसा के क्षेत्र में बारिश होती है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। देखिए सूर्य के दक्षिणायन होने से तथा इस कारण बनने वाली उपयुक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन यानी लौटने से है। मानसून का निवर्तन भी चापाकार आकृति में होता है। यह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है, इसलिए पहला आपका क्या है? गलत है। इसके कारण अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र तथा नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, ठीक है। और ये कहाँ से पानी उठाता है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी से। देखिए मानसून, देखिए जो शुरू में होता है मानसून आता है जो जून में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये कहाँ से पानी लेता है? तो ये अरब सागर से लेता है, ऐसे लेता हुआ फिर ऐसे गुजर जाता है। यहाँ तमिलनाडु बारिश नहीं होता है। जब लौटता हुआ जो मानसून होता है वो इधर से लौटता है तो यहाँ से पानी उठाता है, यहाँ बारिश करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए तमिलनाडु तट पर बारिश होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी किंतु पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है। करा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो आपका CO2 होता है, ये सौर विकिरण यानी जो सूर्य का प्रकाश समझ लीजिए के लिए अपारदर्शी नहीं, अपारदर्शी नहीं, उसके लिए क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये सूर्य के प्रकाश को आने देता है, ठीक है, CO2। किंतु पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हो। पार्थिव विकिरण क्या होता है? यानी जो प्रकाश पृथ्वी से लौट जाता है, ठीक है, जो प्रकाश पृथ्वी से लौट जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और ये क्या करता है? उसके लिए अपारदर्शी होता है, उसे रोक लेता है ये, ठीक है, उल्टा दिया है, तो ये आपका पहला गलत है। दूसरा है जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है, करेक्ट है ये। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, ये भी आपका करेक्ट है, सभी पता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। यानी जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर चला आता है, लेकिन जो यहाँ से जाता है उसको क्या करता है? ये रोक लेता है, इसलिए तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। एक क्या करता है? ये जो पृथ्वी से विकिरण जाती है उसे रोक लेता है और पृथ्वी को ये गर्मी देता है। और जब यही ज़्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है? इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में दिया है, अब पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, देखते हैं। यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। करा तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती, बिल्कुल करेक्ट है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। दूसरा, तिब्बत में इस नदी को सिंगी खब्बान नाम से जाना जाता है, ये भी आप करेक्ट है, तिब्बत में इस नदी को सिंगी खब्बान के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है ये। तीसरा है मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती, ये भी आपका करेक्ट है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों सही है सिंधु नदी के बारे में। देखते हैं इसको।
सिंधु नदी की बात करते हैं, ये कहाँ से निकलती है तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से यह निकलती है तथा तिब्बत में इस नदी को सिंगी खब्बान यानी शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। यह लद्दाख एवं जास्कर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है और आगे जाकर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू और कश्मीर के गिलगित के निकट एक दर्शनीय महाखड्ड यानी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है। पाकिस्तान में यह चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों सतलज हो गया, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को क्या कहा जाता है, इसे पंचनद कहा जाता है। और मिथनकोट के समीप ये जो है 5 नदियां किस में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन पूछ रहा है, सही है, देखते हैं। देखिए कथन को ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, उदासीन विलयन लाल तथा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित करता है। देखिए उदासीन विलयन थोड़ी नहीं करता है, ये तो अम्ल करता है और क्या करता है, क्षार करता है। जो परिवर्तन होता है ये तो अम्ल और क्षार करता है, उदासीन थोड़ी नहीं करता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। बिल्कुल सही है। सूचक मतलब जैसे जो अम्ल और क्षार को बताते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। हल्दी भी है और लिटमस भी है, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सब ठीक है, इससे पता चलता है, ये करेक्ट है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अम्ल वर्षा होती है, तो ये आपका सही है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा सही है। देखिए पहला गलत है, ये सही है, ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन ये आपका सही नहीं है। ठीक है, पहला आपका गलत है। उदासीन ये नहीं करता है, तो अम्ल और क्षार करते हैं ये। देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उदासीन विलयन कहा जाता है। इनका पीएच कितना होता है, सभी पता है, 7 होता है इसका पीएच उदासीन विलयन का। ठीक है, ये लाल तथा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहा जाता है। जैसे आपका हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या है, ये सूचक हैं। जब वर्षा में जल अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के अम्लीय होने का कारण प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें होती हैं जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। देखिए आपके TRE 3 में पूछा गया था और काफ़ी विवाद था, इसमें प्रश्न में पूछा गया था अम्ल वर्षा का कारण क्या था, तो प्रश्न में दिया था CO2, SO2 दिया, दोनों का नाम दिया था। पहले BPSC ने SO2 दिया, लेकिन जब दोबारा उत्तर कुंजी आई तो उसमें आपका CO2 भी लगाया गया, तो इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, बच्चे कई सारे परेशान भी थे इस पर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये NCERT क्लास 7 में दिया है। जो अम्लीय वर्षा होने का कारण है ये प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब गैसें उत्तरदायी होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो ये आपका कार्बनिक अम्ल बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये तीनों जो है किसके लिए उत्तरदायी हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है कई सारे जगहों पर, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं मिलता, लेकिन NCERT में दिया है तो ध्यान रखिएगा। इसलिए BPSC ने इसका उत्तर जो है 1 से अधिक भी माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से राहत पाने के लिए निम्न में से क्या सहायक होगा। अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से राहत पाने में निम्न में से क्या सहायक होगा, तो ऑप्शन बी, दूध या मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे अमाशय में क्या होता है, पेट में क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ये ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा उत्पादित हो जाता है, तो क्या होता है, हमें अपच हो जाता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो वही है, अम्ल ज़्यादा हो जाता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। देखिए, अगर ये अम्ल है, ठीक है, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्षार चाहिए होता है। तो ये आपका क्या है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं आप सभी को क्या होता है, आपका उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन विलयन बनता है। तो इसीलिए जो हमें आराम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, कह रहा कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। पहला है या ठोस, द्रव, गैस व निर्वात सभी में संचरण करती है। देखिए, इसको गलत कर देंगे आप लोग। ध्वनि जो है आपका ठोस में चलता है, द्रव में चलता है, गैस में चलती है, लेकिन ये निर्वात में नहीं चलती है, ठीक है, निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा पहला, ठीक है, निर्वात नहीं होगा, ठीक है, तो गलत है। इसकी तीव्रता यानी प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डीबी में नापी जाती है इसकी प्रबलता, ठीक है, करेक्ट है ये। मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का परास यानी रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, तो करेक्ट है ये। कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग जंतु नहीं है। कौन सा, अच्छा एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। कौन सा जो है सरीसृप नहीं है, तो कछुआ, ये तो सरीसृप में आता है। ऑस्ट्रिच, ये आपका पक्षी वर्ग में आता है, ठीक है, सरीसृप नहीं है ये। और किंग कोबरा, ये तो भी सरीसृप है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिच। कछुआ, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा यानी सांप तथा कैमलियन, ये सब सरीसृप है, जबकि आपका ऑस्ट्रिच है, सफेद स्टोर तथा नर गुच्छेदार बत्तख, ये सभी जो है पक्षी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। कह रहा कौन सा उभयचर नहीं है, तो टोंड जो है उभयचर है, सालामेंडर भी उभयचर है, दरियाई घोड़ा उभयचर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा। देखिए, मेढक, टोंड, सालामेंडर, हाइला यानी जो वृक्ष मेढक होता है, ये सब उभयचर होते हैं, जबकि जो दरियाई घोड़ा होता है ये कौन से वर्ग का आता है, ये मछली वर्ग में आता है, यानी मत्स्य वर्ग में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दरियाई घोड़ा नाम भले दरियाई घोड़ा है, लेकिन ये मछली वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। लोकतंत्र संबंधित है, पूछ रहा है किससे, शक्तियों का हस्तांतरण, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी आप करेक्ट है। विकेंद्रीकरण एक तरीके से बंटवारा ही समझ लीजिए, जैसे आपका केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य, फिर आपका पंचायती राज, ये सब का, इन सब में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, तो वही आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये सब तो आपका लोकतंत्र ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी बार 6 to 8 में पूछा गया था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो न्याय युद्ध का, ठीक है, ऑप्शन सी न्याय युद्ध। 6 to 8 पॉलिटी में पूछा गया था ये। चौधरी देवीलाल ने 1987 में हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लोक दल नामक एक पार्टी बनाकर न्याय युद्ध आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1977 से 1979 और 1987 से 1989 तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, ऑप्शन सी 1993। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। किसने भारत की रियासतों को एकीकृत यानी एक करने में निर्णायक भूमिका निभाई, तो सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे इनको लेकर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है।
कह रहा कौन सा जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया यानी बायोमास ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के क्या है नवीकरणीय स्रोत है। और गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, इसमें आता है। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यानी जो खत्म हो जाएंगे, जिनका उपयोग दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, वही आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? करा कौन सा जो है प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो लाइकेन नहीं उगता प्रदूषित जगह में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से ये सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के प्रति। तो लाइकेन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है। ये पूछा जाता है वायु प्रदूषण का सूचक, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक कौन सा है? तो लाइकेन होता है। ठीक है, वे सीधे वायुमंडल से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जो लाइकेन होता है ये सीधे वायुमंडल से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जो उन्हें प्रदूषित वातावरण में बहुत कमजोर बनाता है। नतीजन उन्हें अक्सर वायु गुणवत्ता के जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और वे दूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। पादपों में पड़हरित होता है, बढ़ित होता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? सुभद्रा योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? सभी को पता होना चाहिए ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आतिशी मरलेना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और किसको बनाया है? तो आतिशी मरलेना को बनाया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, INSV तारणी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाकी, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, जल्द समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। बता दी कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। किसे बनाया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? राजधानी है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री विजय साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो यह सुमात्रा यानी जो वर्तमान इंडोनेशिया है,
द्वीप पर स्थित एक साम्राज्य था। इसका शासनकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच था, श्री विजय साम्राज्य का। यह शक्तिशाली नौसेना बल वाला प्रमुख व्यापारिक साम्राज्य था। इसने दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भाग पर शासन किया और श्री विजय साम्राज्य पर चोलों ने इस पर राज किया था। ध्यान रखिएगा, कब्जा कर लिया था इस पर। देखिए कुछ और द्वीपों की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम बदले गए हैं। जैसे आपका पहले बदले गए थे, जैसे आपका रॉस आइलैंड, इसका नया नाम क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप था, इसका नाम क्या है? तो इसका नया नाम स्वराज द्वीप है। और नील द्वीप है, ठीक है, नील आइलैंड था, इसका नाम क्या रखा गया? शहीद द्वीप रखा गया। और इस समय जो है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया? श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।